नमस्कार दोस्तों। बात है 10 अप्रैल 1912 की। आरएमएस टाइटैनिक, जो अपने जमाने का सबसे बड़ा और लग्जरी जहाज था, अपने पहले सफर पर निकलता है। यह जहाज साउथहैम्पटन, इंग्लैंड से न्यूयॉर्क जा रहा था। इसके अंदर हर तरह के लोग बैठे थे, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एक्टर से लेकर ऐसे इमिग्रेंट तक जो अमेरिका में एक बेहतर जिंदगी की तलाश में जा रहे थे। इस जहाज की कमान संभाली थी सीनियर कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ ने। यात्रियों के साथ साथ आम जनता और मीडिया में भी टाइटैनिक को लेकर जबरदस्त उत्साह था। आखिरकार यह न सिर्फ दुनिया की सबसे बड़ी शिप थी, 269 मीटर लंबी और 50 मीटर से भी ज्यादा ऊंची, बल्कि इसमें जो विलासिता इस्तेमाल की गई थी वो दिल दहला देने वाली थी। उस समय इस शिप को बनाने की लागत पड़ी थी $7.5 मिलियन, जो आज के हिसाब से करीब $400 मिलियन, लगभग 3300 करोड़ रुपए के बराबर है। टाइटैनिक के अंदर की सुविधा और सजावटें किसी 5 सितारा होटल को भी पीछे छोड़ देती थी। जहाज में लगी थी स्टेन ग्लास की खिड़कियां, बारीक नक्शीदार लकड़ियों की पैनलिंग, 2 भव्य ग्रैंड सीढ़ियां, एक हीटेड स्विमिंग पूल, टर्किश बाथ, इलेक्ट्रिक बाथ, एक जिम, एक स्पेस कोर्ट, 4 रेस्टोरेंट, 2 नाई की दुकान और यहाँ तक कि एक लाइब्रेरी भी मौजूद थी। इतनी भव्यता के साथ साथ इसमें लगाए गए सुरक्षा फीचर्स भी बेमिसाल थे। इसी वजह से टाइटैनिक को अनसिंकेबल शिप यानी कभी न डूबने वाला जहाज कहा जाने लगा था। टाइटैनिक को बनाने वाली कंपनी थी व्हाइट स्टार लाइन और उसके वाइस प्रेसिडेंट इतने आत्मविश्वास से भरे थे कि उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा था कि यह जहाज कभी नहीं डूब सकता। लेकिन अपने पहले सफर पर रवाना होने के सिर्फ 2 दिन बाद 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को अपनी पहली आइस वार्निंग्स मिलने लगती है। यानी जिस अटलांटिक महासागर पर यह जहाज तैरते हुए अमेरिका की ओर बढ़ रहा था, वहां बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ मौजूद थे जो जहाज के लिए खतरा बन सकते थे। हालांकि ऐसी चेतावनियां उस समय कोई असामान्य बात नहीं थी। समुद्र में चलते हुए जहाज एक दूसरे से रेडियो के जरिए संपर्क करते थे और बताते थे कि इन इलाकों में बर्फ का खतरा है। इन चेतावनियों को मिलने के बाद टाइटैनिक ने अपना रास्ता 2 बार बदला ताकि खतरे से बचा जा सके, लेकिन जहाज की रफ्तार कम नहीं की गई। यह 21.5 नॉट्स लगभग 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। 2 दिन बाद 14 अप्रैल 1912 को जहाज को 7 और नए वार्निंग्स मिले। फिर भी कैप्टन स्मिथ और उनका क्रू इन चेतावनियों को नजरअंदाज कर देता है और टाइटैनिक अपनी रफ्तार पर ही आगे बढ़ता रहता है। धीरे धीरे सूरज ढल जाता है, रात होती है और तापमान गिरने लगता है। उस रात की सबसे खास बात यह थी कि चांद नहीं निकला था, यानी कोई मूनलाइट नहीं थी। इस वजह से दृश्यता बहुत कम हो गई थी। इस रात जहाज के ऊपर एक क्रूज नेस्ट होता है, एक छोटा सा प्लेटफॉर्म जो बहुत ऊंचाई पर बना होता है। इसे आप जहाज का लुकआउट पॉइंट कह सकते हैं। यहाँ हमेशा एक व्यक्ति तैनात रहता है ताकि सामने क्या हो रहा है, कोई जहाज, रुकावट या खतरा, वो नजर रख सके। जो व्यक्ति उस वक्त इस जहाज पर तैनात था, उसे बहुत कड़ी ठंड का सामना करना पड़ रहा था। तेज रफ्तार से ठंडी हवाएं चल रही थी और रात का समय होने की वजह से आंखों से पानी निकलने लगा, जिससे आगे देखना और भी मुश्किल हो गया था। रात के करीब 11:39 पर फ्रेडरिक फ्लीट नाम का नाविक उस क्रूज नेस्ट पर बैठा था। अचानक उसे अपने सामने एक विशाल बर्फ का पहाड़ देखा। उसने तुरंत 3 बार घंटी बजाई ताकि नीचे बैठे अधिकारियों को चेतावनी मिल सके। फिर फोन उठाकर ब्रिज पर कॉल किया और चिल्लाया, सामने आइसबर्ग है, जल्दी से जहाज मोड़ो। ब्रिज पर मौजूद फर्स्ट ऑफिसर विलियम मोड्रिक ने यह आदेश सुना और तुरंत इंजन रूम को संदेश भेजा, जहाज को बाएं दिशा में मोड़ो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सिर्फ 1 मिनट बाद यानी 11:40 पर टाइटैनिक उस आइसबर्ग से टकरा गया। The Titanic was a new breed of luxury liner. Titanic left port in Southampton, England. Among her passengers were many of the wealthy and influential. The band played the gayest tunes and American ragtime dances. The time was 11:40. The iceberg grazed the right side of the ship. And all of a sudden she lifted up quickly. Everything that was movable was going through her. I didn't think it was realistic, but I didn't think it was possible. A big ship like that would sink. It sank very quickly. यह आइसबर्ग कोई छोटा मोटा नहीं था। लंबाई में करीब 200 से 400 फीट का था, यानी लगभग एक फुटबॉल मैदान जितना बड़ा। ऊंचाई में यह क्रूज नोच तक पहुंच रहा था। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस आइसबर्ग का वजन लगभग 1.5 मिलियन टन था। टकराव टाइटैनिक के सामने के दाएं हिस्से पर हुआ, खासतौर पर जहाज के बो के पास। बो जहाज का अगला हिस्सा होता है, उसके पीछे वाला हिस्सा अस्टर्न कहलाता है और नीचे निकला हुआ भाग कील कहलाता है। करीब 10 सेकेंड तक जहाज उस आइसबर्ग के साथ घिसटता चला गया। इससे जहाज के किनारे पर एक बड़ा डेंट पड़ गया और मुख्य ढांचे में कई छोटे छोटे छेद बन गए। अब आप सोच सकते हैं कि बर्फ का एक टुकड़ा मेटल को कैसे काट सकता है। अगर आप फ्रिज का बर्फ ले तो शायद नहीं काट सके, लेकिन यह मत भूलिए कि आइसबर्ग एक विशाल लाखों टन वजन का बर्फीला पहाड़ होता है। जैसे एक लकड़ी का पेड़ किसी मेटल कार को टक्कर से चकनाचूर कर सकता है, वैसे ही इस भारी आइसबर्ग ने टाइटैनिक को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। कुछ ही क्षणों बाद जहाज के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ और मुख्य आर्किटेक्ट
थॉमस एंड्रूज वहां पहुंच गए ताकि यह जांच सके कि टक्कर में कितना नुकसान हुआ है। जब उन्होंने निरीक्षण किया तो वे स्तब्ध रह गए। टाइटैनिक के कई कंपार्टमेंट्स में पानी भरने लगा था और जल्दी यह साफ हो गया कि जहाज को कोई नहीं बचा सकता। दोनों के चेहरे पर अविश्वास था, क्योंकि यही वह जहाज थी जिसे दुनिया अनसिंकेबल शिप कहती थी। अब वही जहाज धीरे धीरे अपनी मौत की ओर बढ़ रहा था। टक्कर के लगभग 20 मिनट बाद रात्रि 12 बजे कैप्टन स्मिथ ने रेडियो ऑपरेटर को आदेश दिया कि तुरंत डिस्ट्रेस सिग्नल भेजो, शायद कोई जहाज पास हो जो हमारी मदद कर सके। वरिष्ठ रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप्स ने लगातार SOS संदेश भेजने शुरू किए। वह बार बार ट्रांसमिट कर रहे थे पर कोई उत्तर नहीं मिल रहा था। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी और हर कुछ मिनट में सिग्नल दोहराते रहे। करीब 12:20 बजे पास के मौजूद RMS कार्पाथिया नामक जहाज ने यह SOS संदेश प्राप्त किया। उसके रेडियो ऑपरेटर ने तुरंत टाइटैनिक से संपर्क किया और कैप्टन ने आदेश दिया कि जहाज को पूरी गति से टाइटैनिक की दिशा में मोड़ा जाए। लेकिन दूरी बहुत थी। कार्पाथिया टाइटैनिक से लगभग 107 किलोमीटर दूर थी। पूरी स्पीड से आने पर भी वहां पहुंचने से कम 3 घंटे लगने वाले थे। जहाज के बाकी क्रू मेंबर्स ने आसमान में फ्लेयर्स और रॉकेट छोड़े ताकि पास से गुजरने वाले जहाज देख सके और मदद के लिए आ सके। लेकिन RMS कार्पाथिया के अलावा किसी और जहाज से कोई जवाब नहीं आया। इसी बीच कैप्टन स्मिथ ने आदेश दिया कि यात्रियों को तुरंत लाइफ बोट्स में बैठाना शुरू करो, पहले औरत और बच्चे। नियम के अनुसार महिला और बच्चों को प्राथमिकता दी गई, लेकिन शुरुआती समय में ज्यादातर यात्री घबराए नहीं थे। उन्हें विश्वास था कि टाइटैनिक कभी नहीं डूब सकता, क्योंकि यही कंपनी और अखबारों में बार बार कही गई थी। इसी कारण पहली लाइफ बोट जो नीचे उतारी गई, जिसकी क्षमता 65 लोगों की थी, उसमें सिर्फ 28 लोग ही बैठे। आधी नाव खाली रह गई। धीरे धीरे जब पानी जहाज के आगे वाले हिस्से में भरने लगा और जहाज झुकने लगा, तब यात्रियों को हकीकत का एहसास हुआ और टाइटैनिक सचमुच डूबने वाला है। इसके बाद अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। घबराहट और चीख पुकार से माहौल भर गया। रात के 1 बजे तक जहाज के आगे वाले हिस्से में इतना पानी भर चुका था कि वो पूरी तरह झुकने लगा। अब टाइटैनिक का पिछला हिस्सा ऊपर उठ गया और उसके विशाल प्रोपेलर पानी के बाहर दिखाई देने लगे। जहाज पर अफरा तफरा मच गई। लोग लाइफ बोट्स में जगह पाने के लिए एक दूसरे को धक्का देने और चिल्लाने और लड़ने लगे। टाइटैनिक पर कुल 20 लाइफ बोट्स थी, जो मिलकर सिर्फ 1200 लोगों को समा सकती थी, जबकि जहाज पर 2200 से भी ज्यादा लोग मौजूद थे। रात 2:05 पर आखिर लाइफ बोट पानी में उतारी गई, लेकिन तब भी करीब 1500 लोग जहाज पर फंसे रह गए। कुछ लोगों ने जबरदस्ती अपनी जगह बनाने की कोशिश की, जबकि कुछ लोगों ने अपनी किस्मत को स्वीकार कर ली थी। वे शांतिपूर्वक वही खड़े रहे, जहाज के साथ अंत तक जाने के लिए तैयार। रात Everybody was crying, praying, trying to get into the few lifeboats that were left. No, it was pretty sad at the end. 2:20 पर समंदर में एक भयानक गर्जना सुनाई दी। टाइटैनिक 2 हिस्सों में टूट गया। पहले आगे वाला हिस्सा डूबा, फिर पीछे वाला हिस्सा ऊंचाई में गिरते हुए गहरे अटलांटिक महासागर में समा गया। सिर्फ 3 घंटे में वह जहाज, जिसे अनस्किपेबल कहा जाता था, समुद्र की गहराइयों में गायब हो गया। जहाज पर मौजूद कई 1500 लोग या तो जहाज के साथ डूब गए या फिर बर्फ जैसे ठंडे पानी में गिरकर मर गए। समंदर का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस। इतने ठंडे पानी में इंसान कुछ ही मिनटों में बेहोश होकर मर जाता है, क्योंकि शरीर का तापमान अचानक गिर जाता है, जिसे हाइपोथर्मिया कहा जाता है। कैप्टन एडवर्ड स्मिथ, जो टाइटैनिक के कमांडर थे, कहा जाता है कि वे आखिरी पल तक जहाज के ब्रिज पर खड़े रहे और जहाज के साथ ही डूब गए। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने यह भी कहा कि उन्होंने अपने सिर पर गोली चला ली थी, लेकिन इस बात की कोई पक्की पुष्टि नहीं हुई। रात के सन्नाटे में जहां कुछ घंटे पहले तक टाइटैनिक का संगीत, हंसी और रोशनी गूंज रही थी, अब सिर्फ पानी की लहरों और लोगों की चीखों की आवाज थी। 3:30 बजे 4 बजे के बीच RMS कार्पाथिया नाम की जहाज वहां पहुंचा, वही जिसने रात में टाइटैनिक को SOS सिग्नल पकड़ा था। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पानी में सिर्फ तैरते हुए मरे हुए शरीर, टूटे हुए तख्ते और खाली लाइफ जैकेट दिखाई दे रहे थे। 705 लोग जो लाइफ बोट्स में किसी तरह बच निकले थे, उन्हें कार्पाथिया के क्रू ने खींच कर ऊपर चढ़ाया। बचे हुए यात्रियों की आंखों में अविश्वास, सदमा और खामोशी थी। कुछ लोग अपने प्रियजनों को ढूंढ रहे थे, कुछ बस आसमान की ओर देख रहे थे, जहां अब सुबह की पहली किरण झांक रही थी। कैप्टन आर्थर रोस्ट्रॉन्ग, जो कार्पाथिया के कमांडर थे, उन्होंने अपने पूरे क्रू को कहा, अब से कोई भी आदमी आराम नहीं करेगा जब तक हर संभव व्यक्ति को नहीं बचा लिया जाता। उन्होंने बचे हुए लोगों के लिए गर्म सूप, कंबल और कपड़े मंगवाए। जहाज को मेडिकल स्टाफ पूरी तरह घायल और ठंड से जूझ रहे लोगों की मदद करता रहा। सुबह जब सूरज निकला, अटलांटिक का नीला समंदर सफेद बर्फ, लकड़ी के टुकड़ों और मौत की चुप्पी से ढका था। वो दृश्य इतना शांत, इतना खूबसूरत और फिर भी इतना डरावना था। टाइटैनिक के डूबने के बाद पूरा विश्व सदमे और गुस्से में था। ऐसा कैसे हो सकता था कि कभी न डूबने वाला जहाज सिर्फ 3 घंटे में समंदर में गायब हो गया? इस सवाल ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। 2 बड़ी जांचें शुरू की गई, एक ब्रिटेन में और दूसरी अमेरिका में। इन जांचों में जो बातें सामने आई, उन्होंने पूरे शिपिंग इंडस्ट्री के नियम बदल दिए। पहला, सुरक्षा की सबसे बड़ी गलती, लाइफ बोट्स की कमी। टाइटैनिक पर सिर्फ 20 लाइफ बोट्स थी।
जो 1200 लोगों को ले जा सकती थी, जबकि जहाज पर थे 2200 से अधिक लोग। इसके पीछे कारण यह था कि कंपनी को पूरा यकीन था कि यह जहाज कभी भी डूब नहीं सकता, इसलिए उन्होंने कानूनी न्यूनतम जरूरत से ज्यादा लाइफ बोट लगाना बेकार का खर्च समझा। जांच में सामने आया कि कैप्टन एडवर्ड स्मिथ को बार बार आइसबर्ग चेतावनियां मिली थी, लेकिन उन्होंने जहाज की गति कम नहीं की। कई गवाहों ने बताया कि व्हाइट स्टार लाइन कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर जोसेफ ब्रूस इसमें ने कप्तान पर दबाव डाला था कि स्पीड कम मत करना, हमें 6 दिन में न्यूयॉर्क पहुंचना है ताकि नया रिकॉर्ड बन सके। इस रिकॉर्ड की दौड़ में सावधानी और सुरक्षा दोनों भुला दी गई। जांच में यह भी सामने आया कि कई जहाजों ने आइसबर्ग वार्निंग्स भेजी थी, लेकिन उन्हें ठीक से पढ़ा नहीं गया। यहाँ तक कि सबसे नजदीक मौजूद जहाज एसएस कैलिफोर्निया ने रात में टाइटैनिक से निकलते फ्लेयर और रॉकेट भी देखे, पर उसके कैप्टन से स्टेनर लॉर्ड ने उन्हें पार्टी सिग्नल समझकर नजरअंदाज कर दिया। अगर वह जहाज तुरंत पहुंच जाता तो शायद सैकड़ों जाने बच सकती थी। इस त्रासदी ने पूरे समुद्री कानून बदल दिए। 1914 में बनी 16 सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी नाम की संधि, जिसमें तय यह हुआ कि हर जहाज पर हर यात्री के लिए लाइफ बोट होनी चाहिए। रेडियो ऑपरेटर 24 घंटे ड्यूटी पर रहेंगे और एक नई संस्था बनेगी, इंटरनेशनल आइस पेट्रोल, जो हर जहाज को आइसबर्ग की स्थिति की जानकारी देगी। 70 साल बाद 1985 में रॉबर्ट बेलार्ड नाम के एक अमेरिकी खोजकर्ता ने टाइटैनिक का मलबा अटलांटिक महासागर के नीचे 3800 मीटर गहराई में खोज निकाला। वो अब 2 हिस्सों में बटा हुआ, जंग खाया और शांत पड़ा था, जैसे अब भी उस रात की कहानी सुना रहा हो। आज 110 साल बाद भी समुद्र की लहरों के नीचे वो महान जहाज धीरे धीरे मिट रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि 2030 तक उसका आखिरी निशान भी खत्म हो जाएगा, लेकिन उसकी कहानी, सबक और जज्बात हमेशा जिंदा रहेंगे, क्योंकि टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था, वो इंसानी घमंड, उम्मीद और हिम्मत का प्रतीक था। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि और लोगों को ये जानकारी मिल सके। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।